हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो से हम एनटीए नेट के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जो पेपर्स साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब तक 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, हम सभी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। उनकी व्याख्या भी करेंगे और आंसर भी देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें करेंगे हम यहाँ पर। और इसी श्रृंखला में आज का जो वीडियो है वो 2015 में जून में जो पेपर हुआ था उसके सेकेंड पेपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट 5 ईयर या लास्ट 7 ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं या आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एग्ज़ाम में, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। आपको पता होगा, हो सकता है जो नए स्टूडेंट्स आए हो उनको ना पता हो कि पहले 2 पेपर होते थे सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक पेपर तो जीएस का होता था, वो सबका कॉमन होता था, और दूसरा और तीसरा पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था, जिसमें दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन आते थे और तीसरे पेपर में 75 क्वेश्चन आते थे, और ये दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते थे। लेकिन 2018 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ और अब जीएस के साथ साथ सेकेंड पेपर यानी जो सब्जेक्ट है उसका भी एक ही पेपर होता है, यानी टोटल आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चंस और सेकेंड पेपर में अब 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज कंसीडर्ड बेटर देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बिकॉज। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल से, मतलब आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, हम सीधा राइट आंसर पर चलेंगे। तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4 आपका सही है। द एक्सटेंशन अकर्स स्लोली। जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है उसमें जो एक्सटेंशन होता है, जो विलोपन होता है, वो बहुत देर में होता है, और इसी वजह से उसको ज़्यादा बेटर माना जाता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की अपेक्षा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो देर में क्यों होता है, मतलब पार्शियल में ऐसा क्या है कि उसमें एक्सटेंशन देर से होता है। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट में जो रीइंफोर्समेंट मिलता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, जब भी वह अपना होमवर्क करता है तो उसके पापा उसको एक चॉकलेट देते हैं, मतलब हर बार वो जब भी होमवर्क करता है तो उसको चॉकलेट मिलता है। ये एग्जाम्पल हो गया कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का, जहाँ पर कंटिन्यूअस उसको रीइंफोर्समेंट मिलता ही जा रहा है। अब क्या है कि जब उसको रीइंफोर्समेंट मिलना बंद हो गया, जैसे वो छोटा बच्चा जब उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, वो काम भी कर रहा है, अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, फिर भी उसको चॉकलेट नहीं मिलता है, तो 1 2 3 4 प्रयास के बाद वो फिर क्या करेगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा और वो अपना वर्क करना कम कर देगा या बंद कर देगा। लेकिन अगर वही हम बात करें पार्शियल रीइंफोर्समेंट की, तो उसमें क्या है कि बच्चा अपना वर्क किया, अब फर्स्ट डे उसको चॉकलेट मिल गया, सेकेंड डे को भी उसको चॉकलेट दिया गया, दूसरे दिन भी, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे, तीसरे चौथे और 5वें दिन उसको वर्क कंप्लीट करने के बाद भी कुछ भी नहीं दिया गया। अब वो सोच रहा है कि हो सकता है कि ना मिलने आगे। फिर 6th डे मतलब 6वें दिन उसको फिर से चॉकलेट मिल गया, तो सोचता है कि यानी आज मिल गया, तो अब उसको कन्फर्म ही नहीं है, उसको उस बच्चे को माइंड में कन्फर्म ही नहीं है कि मुझे कब मिलेगा। तो इस कारण से वो बार बार अपना वर्क कंप्लीट करता है कि हो सकता है अगली बार मिल जाए, हो सकता है अगली बार मिल जाए। और जब हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसका जो विलोपन होता है वो काफ़ी लेट से होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का। यहाँ पर एक साइड कुछ टेस्ट दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट किस डायमेंशन से रिलेटेड है। जैसे पहला टेस्ट है EPPS, इसका फुल फॉर्म हो गया एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, जो कि संबंधित है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन से। इसके अंतर्गत
9 डायमेंशंस का मेजरमेंट होता है। मतलब जो EPPS क्वेश्चनायर है इसके अंदर 9 डायमेंशन होते हैं, उन सभी का मेजरमेंट होता है, जिसमें से अचीवमेंट मोटिवेशन भी एक है। दूसरा आपका है EPQR, ये है आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर रिवाइज्ड, जो कि संबंधित है साइकोटिज्म से। यानी इसका बी का सीधा सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा, आमने सामने का। थर्ड जो सी है NEO-PIR, नियो बिग फाइव फैक्टर, जो कि संबंधित है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस से। यानी आपका सी का हो जाएगा फोर्थ। अब डी आप वैसे ही जान गए, डी जो STAI, ये किससे संबंधित हो जाएगा? फर्स्ट से। STAI है क्या? तो इसका पूरा नाम हुआ स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंट्री, जिसके द्वारा स्टेट एंजाइटी और ट्रेट एंजाइटी इन दोनों का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका ऊपर स्टेट एंजाइटी दिया गया है, तो आपका जो डी है उसका ए सही होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला ही ऑप्शन है कोड में, पहला जो कोड है ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ये आपका सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप सभी को आता होगा। यहाँ पर मेमोरी के जो पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी है, उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सेंसरी मेमोरी, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है वो सही होगा। यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, तो जो बच्चे अगर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो वो यहाँ से हिंदी से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आपको पहले ही दिख रहा होगा यहाँ पर। अरेंज द 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट एज पर फ्रायड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी इन टर्म ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फ्रायड ने साइकोएनालिटिक बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में बताया, तो बेसिक इंस्टिंक्ट की जो भी विशेषताएं हैं उनको आपको सही अरेंज में लिखना है, एक सीक्वेंस में बताना है कि उनका सीक्वेंस क्या है। तो आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा कि सबसे पहले क्या आता है? सोर्स, उसके बाद एम, फिर एम्पिटस, देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सही सीक्वेंस है किसका? जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसकी जो विशेषताएं हैं उनका सही सीक्वेंस क्या है? आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो बुद्धि मापन का इतिहास है, बुद्धि परीक्षण का इतिहास है, उसको अगर हम सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया, उसके बाद किसने बताया, उसके बाद किसने बताया। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो पहला ही ऑप्शन सही है। सबसे पहले गॉल्टन ने बताया, देन JM कैटल ने, उसके बाद बेनेट और साइमन ने, या कहते हैं बिने साइमन, हिंदी में इसको बिने साइमन कह देते हैं। लास्ट में है आपका वेस्लर ने। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बार्टलेट डिस्क्राइब मेमोरी एज। बार्टलेट ने जो स्मृति है उसको किस रूप में डिस्क्राइब किया? तो बार्टलेट ने मेमोरी को एक रचनात्मक रूप में बताया था। यानी आपका जो ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस, बार्टलेट ने बताया था कि स्मृति क्या है? एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक लगा के कि इसे बी मतलब ABC में बी से बार्टलेट और सी से कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस। तो बी और सी ये दोनों किससे रिलेटेड हो गए? बार्टलेट और कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिटीरियोरेशन कोशेंट वाज फर्स्ट यूज इन विच इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हार्श लब्धि है, आपने बुद्धि लब्धि देखा, यहाँ पर हार्श लब्धि की बात की जा रही है कि जो DQ है उसका यूज़ सबसे पहले किस इंटेलिजेंस टेस्ट में किया गया था।
तो इसका यूज़ किया गया था वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन चौथा, मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू हल स्पेंस थ्योरी, एंग्जाइटी इज इमोशनली बेस्ड ड्राइव and therefore it can be hypothesized that high anxious subject would be faster on eyelid conditioning than the low anxious subject। यहाँ पर हल स्पेंस थ्योरी के आधार पर यह बताया गया कि दुश्चिंता संवेग जो है वो एक बेस्ड ड्राइव है, और इस वजह से जो हाइपोथेसिस बन रहा है वह यह बनता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रयोज्य में अधिक दुश्चिंता होगी उसका जो आईलिड का कंडीशनिंग है वो कम दुश्चिंता वाले से काफ़ी तेज होगा। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। यूजिंग टेलर मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल MAS, ए रिसर्चर कन्फर्म दिस हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनी कि जो ज़्यादा एंजाइटी वाला पर्सन होगा उसकी आईलिड कंडीशनिंग ज़्यादा होगी लो एंजाइटी वाले से। तो इसको इन्होंने, एक रिसर्चर ने टेलर मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल का यूज़ कर कर इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया। इसमें पूछा जा रहा है कि जो रिसर्चर ने प्रूव किया वो किसका एविडेंस प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला है कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी ऑफ द MAS, दूसरा वैलिडिटी ऑफ द हल स्पेंस थ्योरी। तो यहाँ पर आपका पहला तो ये जो बी नंबर है वो सही होगा, क्योंकि ये किसको प्रूव करता है, ये हल स्पेंस थ्योरी की वैलिडिटी को प्रूव कर रहा है। इसके साथ साथ सी देखते हैं, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द MAS, ये नहीं होगा। और फिर फोर्थ, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ द MAS। तो जो आपका ऑप्शन बी है, वैलिडिटी ऑफ द हल स्पेंस थ्योरी, और डी मतलब जो आपका कोड बी और डी है वो सही होंगे, और इसकी वजह से आपका जो चौथे नंबर वाला ऑप्शन है सही होगा। बी और डी दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द बेस्ट होम इन्वायरमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज 1। बौद्धिक विकास के लिए घर का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, इन विच चाइल्ड इनकरेज्ड टू वर्क आउट प्रॉब्लम विथ गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जिसमें बच्चे को उसके माता पिता के निर्देशन तथा उनकी सहायता के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, इन विच पेरेंट डिक्टेट द चाइल्ड, इसमें माता पिता बच्चे को निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। थर्ड है, इन विच चाइल्ड इज लेफ्ट ऑन हिज ओन, जिसमें बच्चे को छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है कि वो खुद से ही डिसीजन ले। और लास्ट, इन विच फादर इज एब्सेंट टू इम्पोज हिज अथॉरिटी, जिसमें पिता अपनी अथॉरिटीज़ को आरोपित करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो बेस्ट कौन सा होगा, आप सभी अगर गेस करें आसानी से पता कर सकते हैं कि जो पहला सिचुएशन है जिसमें बच्चे को इनकरेज किया जाता है माता पिता के द्वारा और उसका निर्देशन भी किया जाता है, उसकी हेल्प भी की जाती है कि वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करे, तो ये सिचुएशन सबसे बेस्ट है बौद्धिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस फॉरगेटिंग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अवरोध सिद्धांत के अनुसार विस्मरण का निम्नलिखित में से क्या कारण होता है। तो जो अवरोध सिद्धांत है, अगर आप उसको पढ़ेंगे या आपने ना देखा हो तो मेमोरी वाले वीडियोस में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जब इंटरफेरेंस थ्योरी की बात की जा रही है तो वहाँ पर एक कंपटीशन होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बीच में एक कंपटीशन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर
फॉरगेटिंग होती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपने याद किया तो जो पहले की इन्फॉर्मेशन है, जो बाद की इन्फॉर्मेशन है, उनके बीच में जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, और जिसकी वजह से कई बार वहाँ पर फॉरगेटिंग भी होती देखी गई है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन 4 है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन जो है रिस्पॉन्स कंपटीशन, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस दैट स्लीप इज ए बायोलॉजिकल मोटिव कम्स फ्रॉम डैश डैश इन लेंदी स्लीप डिप्राइव्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नींद एक जैविक उद्देश्य है, यह साक्ष्य डैश डैश लंबित नींद वंचित विषयों से मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा सही ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, द एविडेंस दैट स्लीप इज ए बायोलॉजिकल मोटिव कम्स फ्रॉम, फिर ऑप्शन ए, रिबाउंड इफेक्ट ऑफ स्लो वेव स्लीप इन लेंदी स्लीप डिप्राइव्ड सब्जेक्ट। यानी नींद एक जैविक उद्देश्य है, यह साक्ष्य धीमी तरंग नींद का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव लंबित नींद वंचित विषयों से मिलता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन ए वेस्लर टाइप इंटेलिजेंस स्केल द सब्जेक्ट हैज डेविएशन IQ 115, व्हाट वुड बी हिज टी स्कोर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेस्लर प्रारूप के बुद्धि माप में जो प्रयोज्य की विचलन बुद्धि लब्धि है वो 115 है, तो उसका टी स्कोर क्या होगा। और इसके लिए आपको मीन और SD भी दिया हुआ है, मीन 50 है और SD 10 है। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे हम तो जो स्कोर निकल के आएगा वो आएगा 60। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीक्वेंस विच आर स्पीसीज टिपिकल बिहेवियर आर ट्रिगर्ड बाय। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जटिल व्यवहार अनुक्रम जो प्रजाति विशिष्ट व्यवहार है किसके द्वारा प्रेरित होते हैं। तो ये प्रेरित होते हैं रिलीजर्स के द्वारा, रिलीजर्स इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में रिलीजर्स अवेलेबल होते हैं उनके द्वारा ये प्रेरित होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एरियाज आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन विजन। मानव दृष्टि में वो कौन कौन से एरियाज हैं निम्नलिखित में से जो इन्वॉल्व होते हैं, पाए जाते हैं या शामिल होते हैं उसमें। तो यहाँ पर पहला है प्रेस्टिरिएट कॉर्टेक्स, बी स्टीरिएट कॉर्टेक्स, सी इन्फेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स और डी है पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। तो ये सभी जितने भी चारों ऑप्शन हैं ये सभी ह्यूमन विजन के पार्ट होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। मानव दृष्टि में ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए आपका जो चौथा ऑप्शन है A, B, C और D ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो अर्थगत स्मृति होती है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो अर्थगत स्मृति से संबंधित नहीं है। देखते हैं इसको। पहला, इट इज़ ए रिलेटिवली स्टेबल, यानी यह तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। तो जाहिर सी बात है जो सिमेंटिक मेमोरी होता है वो तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, तो ये तो सही होगा। नेक्स्ट, देयर इज इंटरफेरेंस इन इट, इसमें अवरोध भी होता है, तो ये भी सही होगा। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्विजिशन कॉन्टेक्स्ट, या प्राप्ति संदर्भ से मुक्त होता है। नहीं, यहाँ पर ये प्राप्ति संदर्भ से मुक्त नहीं होता है, इसके लिए जो ऑप्शन आपका 3 है वो सही नहीं होगा। और चौथा देखें, इट हैज़ चंकिंग, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सिमेंटिक मेमोरी से रिलेटेड है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो सिमेंटिक मेमोरी से संबंधित नहीं है।
इसीलिए जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेल्फ मॉडलिंग मीन्स, स्व प्रतिरूपण का अर्थ है। तो यहाँ पर मैं सीधे आंसर की बात करूँगा। आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच इंडिविजुअल्स वॉच देमसेल्फ बिहेविंग इन ए सिचुएशनली अप्रोप्रिएट मैनर एंड देन शो द सेम बिहेवियर्स लेटर ऑन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेल्फ मॉडलिंग यानी जो व्यक्ति अपने आप से सीखता है, अपने आप को देख के सीखता है, वह है कि एक प्रकार का अधिगम जिसमें व्यक्ति परिस्थितिजन्य उपयुक्त तरीके से किए गए अपने व्यवहार की निगरानी करता है तथा बाद में वह वही व्यवहार को दर्शाता है। इसे हम सेल्फ मॉडलिंग कहते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पर्सन खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है और देन बाद में फिर जब वो बिहेवियर उसको सही लग रहा है तो उसी बिहेवियर को वो फिर से दोहराता है। इसे ही सेल्फ मॉडलिंग कहा जाता है। क्योंकि मॉडलिंग में क्या होता है, जैसे कि बेंडूरा ने बताया था कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, तो सेल्फ मॉडलिंग में हम खुद को ही देखकर खुद के व्यवहार के द्वारा ही सीख रहे हैं और फिर उस व्यवहार को रिपीट कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर एक तरफ टाइप ऑफ रीइंफोर्सर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी व्याख्या दी गई है, डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। पहला है पनिशर। तो पनिशर रिलेटेड होता है एवर्जन कॉन्सिक्वेंस से। जो दंडदाता होता है वो क्या करता है, एक ऐसा परिणाम प्रस्तुत करता है जिससे पर्सन बचना चाहता है। तो क्या हो गया, एवर्जन कॉन्सिक्वेंस। तो आपका ए का हो जाएगा 4। बी है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्सर। पॉजिटिव रीइंफोर्सर में क्या होता है कि पुरस्कार को एक रिवार्ड दिया जाता है। तो आपका बी थर्ड से संबंधित है, बी का होगा तीसरा, प्रेजेंटिंग रिवार्ड। उसके बाद सी है निगेटिव रीइंफोर्सर। निगेटिव में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो पनिशमेंट हो चाहे रीइंफोर्समेंट हो, उसमें कुछ ना कुछ दिया जाता है और निगेटिव में कुछ ना कुछ हटा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव रीइंफोर्सर की बात की जा रही है। तो निगेटिव रीइंफोर्सर में क्या होता है, जो नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं उसमें रिमूविंग एवर्सिव स्टिमुलस, मतलब जो भी अनचाहे उद्दीपक होते हैं उनको सिचुएशन से हटा लिया जाता है। तो आपका सी का दूसरा सही होगा। और फिर जाहिर सी बात है कि बचा एक, तो सेकेंडरी रीइंफोर्सर किससे रिलेटेड होगा, एक्वायर्ड सेटिस्फायर से। तो आपका डी का हो जाएगा पहला। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन ए है, कोड में देखें, पहला ही कोड, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपेयर टू मूव फास्टर इन अपोजिट डायरेक्शन देन डू फॉर अवे ऑब्जेक्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब आप रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं तो जो पास के, जो रेलगाड़ी के पास के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो वस्तुएं रहती हैं, जैसे पेड़ हो गए या कोई घर हो गया या स्टेशन हो गया, तो क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से अपोजिट साइड में जाते हुए दिखते हैं। मतलब आपने ट्रेवल किया होगा तो आपको देखा होगा कि जब आप ट्रेन से जाते हैं तो जो पास के आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं वो बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ भागते हुए दिखते हैं। तो उसका कारण क्या है, तो यह परसेप्शन से रिलेटेड है और इसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो होगा मोशन पैराडॉक्स, गति विरोधाभास की वजह से। मतलब एक तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आगे की चीज़ें पीछे की तरफ जा रही है, तो इसी वजह से गति विरोधाभास या जिसे हम मोशन पैराडॉक्स कहते हैं, उसकी वजह से हमें जो आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ भागते हुए दिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ
18 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर इस वीडियो को लेकर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके साथ साथ आगे फिर लगातार वीडियोस आएंगी जिसमें हम नेक्स्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।